हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम सॉल्व करेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 साइंस का। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेक्शन ए बायोलॉजी पर बेस्ड है बेटा। क्वेश्चन 1 देखिए क्या है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द प्रिसिशन ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट। अगर आपको ह्यूमन ब्रेन आपने अच्छे से पढ़ा बेटा तो आपको पता होगा कि सेरेब्रम जो होता है, सेरेबेलम, इसका काम क्या होता है, वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको डायग्राम दे रखी है और यहाँ पे एक्स क्या है वो मुझे पूछा गया, ठीक है। और नीचे 4 ऑप्शन है। गैस एक्सचेंज, इसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन या फिर वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये एक्स जो है ये स्टोमेटा है। तो स्टोमेटा काम क्या होता है, मेनली गैस एक्सचेंज का, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ दीज वुड बी मोर सुटेबल फॉर डिजाइनिंग ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट इन स्कूल। इनमें से सबसे सुटेबल क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्लान स्कूल में अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास क्या रहेगा। पहला बेटा इंस्टॉलिंग एयर प्यूरिफायर, दूसरा बेटा कंस्ट्रक्टिंग सीमेंट बिन्स, मेकिंग ए कंपोस्ट पिट, फिर बर्निंग वेस्ट। आई थिंक मेकिंग ए कंपोस्ट पिट ये सबसे इनमें से सुटेबल रहेगा, ठीक है। बर्निंग से तो पोल्यूशन होगा, ये दोनों पैसों वाले हैं, प्यूरिफायर लगाना महंगा काम है दोनों, है ना। तो ये इकोनॉमिकल भी है, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। फिर बेटा यहाँ पे आपको डेटा दे रखा है। गिवन द डेटा, ऑर्गेनिज्म में हाइड्रा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बर्डिंग है, टाइप क्या है, सेक्सुअल, प्लेनेरिया, रीजनरेशन सेक्सुअल, ह्यूमन सेक्सुअल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। बर्डिंग इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक, दूसरा ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये भी गलत है बेटा। प्लेनेरिया शो अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन यूज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बर्डिंग जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये भी बेटा गलत है, ठीक है, सेक्सुअल होती है। प्लेनेरिया जो होता है शोज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ऑप्शन इसका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मैच द फॉलोइंग प्लांट मूवमेंट विद द करेक्ट फीचर। इन्हें मैच करिए प्लांट मूवमेंट्स को। अब यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले फोटोट्रोपिज्म, अगर आपको मैं रिवाइज करूं तो फोटोट्रोपिज्म क्या होता है बेटा, ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट है टूवर्ड्स सनलाइट। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, डायरेक्शनल ग्रोथ टूवर्ड्स सनलाइट, मतलब ए का थर्ड। तो ए का थर्ड यहाँ देखो एक ही में है, तो फिर यहीं से क्लियर हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन ठीक रहेंगे, ठीक है। ये आगे बेटा थिग्मोनेस्टी। अब थिग्मोनेस्टी जो होता है बेटा, ये आपकी मूवमेंट जो होती है नॉन डायरेक्शनल होती है और ये किसको रिस्पॉन्स होता है, टच को। तो ये आएगा आपका फर्स्ट है, तो बी का फर्स्ट आ गया। हाइड्रोट्रोपिज्म ये वाटर वाली मूवमेंट है, जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी वाली मूवमेंट है, सीधा सीधा हो जाएगा, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए बेटा, इन द गिवन इमेज ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की इमेज दे रखी है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट लेबल्ड वुमेन कैप्सूल। तो यहाँ पे वुमेन कैप्सूल यहाँ पे दे दिया, मार्क कर दिया है। इसका रोल क्या रहता है बेटा वो मुझे पूछा गया, ठीक है। उसके अलावा बेटा फंक्शन ऑफ द पार्ट लेबल्ड वुमेन कैप्सूल, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रीअब्जॉर्प्शन, यूरिन कलेक्शन या कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो इनमें से क्या काम रहता है वुमेन कैप्सूल का बेटा, तो सबको पता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो है वही काम रहता है हमारे नेफ्रॉन्स का। विच आर द फॉलोइंग एक्सप्लेन व्हाई ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स इन ह्यूमन हार्ट। इनमें से कौन सी चीज एक्सप्लेन करती है कि ये क्यों आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन वाला ब्लड और डीऑक्सीजन वाला ब्लड। प्रेजेंस ऑफ वेल्व्स, फोर चैम्बर हार्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वेल्व्स, वेल्व्स तो बेटा ऊपर नीचे जाने के लिए होते हैं ना। फोर चैम्बर हार्ट, तो मुझे लगता है ये ऑप्शन इसका ठीक रहेगा, ठीक है। फोर चैम्बर हार्ट जो है वो इसलिए थे ताकि आपस में वो मिक्स ना हो पाए। फॉलोइंग टू क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, सर्च रीजन मुझे यहाँ पे दे रखे हैं बेटा। तो पहला है, पहला सेशन देखिए बेटा क्या है यहाँ पे, डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल मोस्ट ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक है। डीएनए स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट कैन बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये भी ठीक है बेटा। और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है, तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है ए वाला इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला गया, ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट इन्वॉल्व अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है बेटा। ईच सेल ऑफ देयर बॉडी इज डाइप्लॉइड,
हर सेल जो होता है उनकी बॉडी का वो डिप्लाइड होता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसको बेटा एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्राई लेवल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की डायग्राम बनाइए। व्हाट हैपन टू द गॉड सेल व्हेन वाटर इज लॉस्ट? तो गॉड सेल के साथ क्या होता है बेटा, जब पानी वहां से निकल जाता है। अब यहाँ देखो बेटा, जब पानी जो है गार्ड सेल से निकल जाएगा तो क्या क्या होगा, लास्ट ऑफ टर्जर प्रेशर। सबसे पहले होगा प्लांट जो है वो पानी अगर लूज कर देगा, ठीक है, जब प्लांट होता है लूज करता है वाटर, तो गार्ड सेल जो होते हैं वो भी पानी को खो बैठती है। इससे क्या होता है बेटा, प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा विद इन द गार्ड सेल, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, प्रेशर कम होने से आपका स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन ए प्लांट इज टच्ड, एक बच्चे ने क्या ऑब्जर्व किया, जब एक प्लांट को टच करो उसकी लीव जो है वो बंद हो जाती है। प्लांट का नाम बताइए और किस तरह की मूवमेंट थी ये बताइए बेटा। तो प्लांट जो है बेटा उसको हम टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, ठीक है। और ये जो मूवमेंट थी बेटा इसको थिग्मोनेस्टी कहते हैं, जो नॉन डायरेक्शन रहती है। अभी हमने एक ऊपर मैच द फॉलोइंग में भी इसको पढ़ा था, ठीक है। क्लियर हो गया ये भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसके आर पार्ट में मुझे पूछा गया था। इमेजिन करिए कि आप एक साइंटिस्ट हो वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस पे आप काम कर रहे हो। Which two material or device would you mimic from natural photosynthesis and why? तो कौन सी दो ऐसे मटेरियल डिवाइस है जो आप मिमिक करोगे नेचुरल फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, और क्यों करोगे? अब यहाँ देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए मुझे जो दो चीजें मिमिक करनी पड़ेंगी, सबसे पहले क्या होगा बेटा, मुझे आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट जो होती है उसके बिना तो फोटोसिंथेसिस होती नहीं। सबसे पहले उसका इंतजाम करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, कोई ऑर्गेनिक डाई, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ऑर्गेनिक डाई होगी कोई, ऑर्गेनिक डाई बोल लीजिए, या कोई इनऑर्गेनिक डाई हो जाएगी, या फिर क्वांटम डॉट्स, या आ गया क्वांटम डॉट्स, ठीक है। ये यूज करने पड़ेंगे बेटा ताकि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाए और इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए जाए। और दूसरा क्या होगा बेटा, मेरे पास कैटालिस्ट, मुझे यहाँ पे कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी बेटा। अब नेचुरल फोटोसिंथेसिस में कैटालिस्ट जो होते हैं हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के लिए मुझे बेटा कैटालिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, पानी की रिएक्शन फास्ट हो जाए और जिससे क्या होगा, स्प्लिटिंग जो होगी थोड़ी तेज हो जाए पानी की, ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग और कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी थी एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, और उसके बाद में बोला गया था मुझे एनरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, सीधा सीधा रिएक्शन लिखनी थी और आपके मार्क्स आ जाने थे। तो यहाँ देखो बेटा, ह्यूमंस में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है। इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी आपकी O2, क्या बन जाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी बन जाती है, ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग करनी है बेटा, यहाँ पे 6 डाल दीजिए, ये कितने हो गए, 12 हो गए थे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 6 कर दो, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 12, तो 6 से कर दीजिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, तो यीस्ट में क्या रहता है बेटा, यीस्ट में अगर ये ग्लूकोज है आपके पास H12O6, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा बेटा, इथेनॉल बनेगी C2H5OH, एनारोबिक रेस्पिरेशन है बेटा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा एनर्जी, ठीक है। अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे, 6 कार्बन, अब ये बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर एक फ्लावर प्लांट जो है इमेस्कुलेटेड मतलब उसमें से एंथर जो है मेल पार्ट को हटा दिया जाए, लेकिन स्टिग्मा जो फीमेल पार्ट है स्टिल इंटैक्ट एंड पॉलिनेशन अकर फ्रॉम नदर प्लांट, और दूसरे प्लांट से पॉलिनेशन की जाए, किस तरह की पॉलिनेशन ये रहेगी? अब देखो बेटा, अगर मैंने मेल पार्ट वहां से हटा दिया, ठीक है, इमेस्कुलेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल पार्ट जो होता है एंथर फ्लावर का वो हटा दिया जाता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। जब पॉलिनेशन जो होती है बेटा पोलन ग्रेन किसी और से होगी तो इसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ तो हो नहीं रही ना, किसी दूसरे प्लांट से हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है।
हाउ इज दिस टेक्निक यूजफुल इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कैसे यूजफुल है बेटा, तो एग्रीकल्चर में कैसे यूजफुल है बेटा, नई नई प्लांट की वेराइटियां बना सकते हो, तो इससे क्या कर सकते हैं बेटा, न्यू प्लांट वेराइटीज विद डिजायर्ड, अपने मन चाहे ट्रेड्स रख सकते हो बेटा आप उसमें, आपका जो मन करे जैसा बनाना है बना सकते हो उसे, ठीक है। तीसरा बेटा, इज दिस गोइंग टू इंक्लूड वेरिएशन आल्सो, क्या इसमें वेरिएशन होगी, बिल्कुल होगी, क्यों होगी बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। तो जो आपका मेल वाला पार्ट तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन है, तो दूसरे प्लांट से किसी डिफरेंट प्लांट से जीन्स आ रहे हैं, अलग जीन आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब वो मिक्स होंगे तो वेरिएशन उसमें आएगी, तो ये इसमें आपने डाल देना, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों एक एक्टिविटी पूछेगी, ड्यूरिंग ए साइंस एक्टिविटी एक बच्चा जो है उसने क्या किया, हेल्दी पॉटेड प्लांट उसको क्लोज्ड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग में डाल दिया एक पौधे को, एंड लेफ्ट इट अंडर फॉर सनलाइट फॉर 4 आवर, 4 घंटे तक सनलाइट के अंदर रखा। कुछ देर के बाद दे ऑब्जर्व, उन्होंने क्या देखा कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट थे बैग के अंदर। कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस था जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट जो है प्लास्टिक बैग के अंदर बन गए, तो इसको बोलेंगे बेटा ट्रांसपीरेशन। कौन सा प्रोसेस था, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है बेटा, पानी जो होता है वो लीव से बाहर निकलता है, ठीक है। दूसरा बोला गया था नेम द प्लांट पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस, तो वो लीव होते हैं बेटा, लीव्स। अगर स्पेसिफिकली बोले, पर्टिकुलरली थोड़ा और डेप्थ में जाए तो उसको बोलेंगे स्टोमेटा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, एक्सप्लेन करिए कैसे ये प्रोसेस जो है प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है बेटा, एक तो ये अपवर्ड पुल में हेल्प करता है ना, अपवर्ड पुल देगा, पानी जो है रूट से एब्जॉर्ब होगा, ऊपर तक पहुंचाना है बेटा, उसमें हेल्प करेगा। तीसरा बेटा क्या होगा, ये प्लांट को कूल रखेगा, ठीक है। और उसके अलावा टर्गर प्रेशर जो है उसको मेंटेन करेगा, टर्गर प्रेशर, ठीक है। ये सारा आपने इसमें लिखना है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, रवि एक 45 ईयर का ओल्ड मैन है, उसने क्या नोटिस किया कि वो थक जाता है और फिर बार बार यूरिनेशन करता है। ऑन विजिटिंग द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाने के बाद ही वाज डायग्नोज्ड विद डायबिटीज, उसे पता चलता है कि उसको डायबिटीज हो चुकी है। डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि उसकी बॉडी जो है वो एनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जो एक हार्मोन है उसे कौन रिलीज करता है बेटा, पैंक्रियाज, जिसकी वजह से उसका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है। अब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, कौन सा ग्लैंड जो है वो रवि की कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा ग्लैंड होता है बेटा, पैंक्रियास। अगर ग्लैंड का पूछा जाए तो पैंक्रियास। नेक्स्ट बेटा, कौन सा हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेट करने के लिए ब्लड शुगर लेवल, तो ये आएगा बेटा इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और क्या होगा अगर ये हार्मोन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं जाएगा, तो उससे क्या होगा बेटा, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, शुगर लेवल जो है ब्लड में, शुगर लेवल जो है वो राइज कर जाएगा, ठीक। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, मेंशन करिए कोई एक विजिबल सिम्टम ऑफ डायबिटीज शोन बाय रवि, जो रवि में होता था कोई विजिबल सिम्टम बताइए। तो उसको क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता था, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है जी, क्लियर हो गया बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में मुझे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का यहाँ पे दे रखा है बेटा। अब यहाँ पे टाल प्लांट है, पेरेंटल ड्वार्फ है, F1 जनरेशन आ गई बेटा, इनकी फिर सेल्फ पॉलिनेशन हुई तो F2 जनरेशन यहाँ पे बन के आ गई। ये टाल, ये भी टाल, ये भी टाल, और ये मेरे पास ड्वार्फ आ गया। फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे बेटा। पुनेट स्केयर फॉर F2 जनरेशन, तो स्केयर बनाएंगे। फिर उसके बाद में जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो पूछेगी। पूछा गया कौन सा लॉ जो मेंडल का यहाँ पे इलस्ट्रेट हुआ है, और फिर पूछा गया कैसे डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेड जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। तो एक एक करके बेटा इसे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए बच्चों इसका स्क्वायर बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है बेटा, ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो पहले में देखो क्या आएगा बेटा, ये दोनों टी टी है कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल टी आएगा। फिर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी कैपिटल टी, और यहाँ पे दोनों क्या आएंगे, स्मॉल टी आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले F2 जनरेशन का स्क्वायर पूछा गया था बेटा, बना दिया। नेक्स्ट पूछा गया जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो, ये क्या थी ये मुझे पूछा गया था नेक्स्ट। तो यहाँ देखो बेटा, इसकी अगर जीनोटाइपिक रेशियो में यहाँ पे लिखूं
ये आ गया जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, वो आएगी 1:2:1, ठीक है। उसके बाद में आगे बेटा फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब इसमें टाल प्लांट कितने थे और ड्वार्फ कितने थे बेटा, तो सीधा सीधा देख रहा है बेटा यहाँ पे मुझे फिनोटाइप रेशियो में 3:1:2:3, तीन जगह टाल है, एक स्मॉल है ना, तो उसकी रेशियो क्या आएगी 3:1 आएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बोला गया कौन सा लॉ जो था मेंडल का यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया, तो वो आ गया बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब वो कैसे है वो भी आपको समझाते हैं। अब यहाँ देखो बेटा F1 जनरेशन जो थी उसमें सिर्फ मेरे पास टाल आए थे, ठीक है। जब पॉलिनेशन हुई टाल भी था, ड्वार्फ भी था, बड़े भी थे, छोटे भी थे, लेकिन F1 जनरेशन में सारे के सारे टाल हैं। लेकिन जब F2 जनरेशन की वहां पे स्मॉल वाले भी आ गए, ड्वार्फ वाले भी आ गए, तो इसको बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो फर्स्ट जनरेशन में F1 में नहीं दिखे लेकिन वहां पे मौजूद थे, फिर हमें वो F2 जनरेशन में दिखे, इसे बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट है बेटा कैसे जो डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं उनका पता चलता है एक्सपेरिमेंट से। अब देखो बेटा डोमिनेंट ट्रेड वो है जो एक्सप्रेस होते हैं, रिसेसिव वो है जो नहीं होते हैं, ठीक है। और इनको हम कैपिटल अल्फाबेट में मोस्टली क्या लिखते हैं, डोमिनेंट, और स्मॉल में लिखते हैं हमारे जो रिसेसिव होते हैं। क्लियर है, तो इसको ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट देखो बेटा नेहा जो है उसने कंज्यूम किए बॉइल्ड स्वीट पोटैटोज और बॉइल्ड एग फॉर ब्रेकफास्ट, उसकी मदद करी समझने में कुछ स्टेप्स इन द प्रोसेस डाइजेशन ऑफ फूड टेकन बाय हर। सबसे पहला था विच ऑफ दीज फूड आइटम इज रिच इन प्रोटीन, तो इनमें से प्रोटीन रिच कौन सा है। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनिशिएटेड, और हमारी बॉडी में कौन से हिस्से में प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो इनिशिएट होती है। तो प्रोटीन बेटा देखो एक तो पोटैटो है, एक तो एग है, तो ऑब्वियसली एग ही है रिच इन प्रोटीन, एक तो हो गया, ठीक है। और ये इसकी जो डाइजेशन है वो स्टोमक में शुरू होती है, हो गया पार्ट है। नेम द एंजाइम कंडीशन रिक्वायर्ड एंड द ग्लैंड इन्वॉल्व इन प्रोटीन डाइजेशन एट दिस साइट, तो कौन सा ग्लैंड है जो इन्वॉल्व है प्रोटीन डाइजेशन में, कौन सा एंजाइम है, उसकी क्या कंडीशन रहती है, वो सारा कुछ यहाँ पे पूछा गया। तो अगर मैं एंजाइम की बात करूं तो जो एंजाइम इन्वॉल्व रहता है प्रोटीन की डाइजेशन में बेटा वो होता है पेप्सिन, ठीक है। उसके बाद में बेटा कंडीशन कौन सी चाहिए होती है इसको एक्ट करने के लिए, कंडीशन चाहिए होती है एसिडिक, ठीक है। और ये गैस्ट्रिक, यहाँ वो भी लिख देता हूँ बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड वो इसको स्क्रीट करता है, ठीक है। यही पूछा गया था इसमें, एंजाइम कौन सा है, कंडीशन क्या है, और कौन सा ग्लैंड इन्वॉल्व है। विच ऑफ दीज फूड आइटम कंटेन स्टार्च, तो स्टार्च किसमें था बेटा, ऑब्वियसली पोटैटो में। हाउ इज इट्स डाइजेशन इनिशिएटेड इन द एलिमेंट्री कैनाल, इसकी डाइजेशन कैसे होगी, तो यहाँ देखो बेटा सी पार्ट स्टार्च किसमें था बेटा, आपका स्वीट पोटैटो जो दे रखे थे, ठीक है, उसमें स्टार्च था। और इसकी जो डाइजेशन है वो सेलेवरी एमाइलेस, तो कौन होगा बेटा सेलेवरी एमाइलेस, ठीक है। और ये आपके माउथ में होता है, वहीं पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्टार्च होगा वो सिंपल शुगर जैसे कि माल्टोस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं बेटा आपका जो स्टार्च होगा वो सिंपल शुगर मॉलिक्यूल जैसे माल्टोस जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया विच फूड आइटम कंटेन फैट एंड वेयर डज इट्स डाइजेशन बिगन, तो कौन सी फूड आइटम जो है उसमें फैट्स हैं और उसकी डाइजेशन कहाँ पे शुरू होगी। तो यहाँ देखो बेटा डी पार्ट में जो आपके बॉइल्ड एग हैं, बॉइल्ड एग उसका यॉक है उसमें फैट्स होते हैं, कंटेन्स फैट्स, ठीक है। योक में क्या रहते हैं बेटा फैट्स रहते हैं। और फैट की जो डाइजेशन है, फैट की जो डाइजेशन है बेटा, डाइजेशन वो कहाँ शुरू होती है, बिगिंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है जी। इसके साथ बेटा बायोलॉजी वाला पोर्शन यहाँ पे खत्म हो गया, और अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन बी।
तो चलते हैं बच्चों सेक्शन बी पे, जो केमिस्ट्री पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है या फिर फॉल्स है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लेकर। सबसे पहले बेटा, इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो बिल्कुल ठीक है। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड, ये तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट रहती है केमिकल इक्वेशन की, दोनों तरफ बराबर रहने चाहिए नंबर ऑफ एटम। इट गिव्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये गलत है बेटा। केमिकल रिएक्शन में हमें कभी भी मास या वॉल्यूम का पता नहीं चलता है। इट रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन सिंबॉलिकली, ये भी ठीक है। तो ये बेटा ऑप्शन 3 ठीक थे, सी वाला गलत है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड, ये तो बेटा हर बच्चे को आने चाहिए। जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाती है उसको एल्कली बोलते हैं, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वुड बी एम्फोटेरिक इन नेचर। तो अगर आपने एम्फोटेरिक बेटा पढ़ा होगा तो उसका आंसर होता है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, मतलब एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं। Why do member of homologous series show similar chemical property? तो इसका रीजन क्या होता है बेटा, उनका सेम फंक्शनल ग्रुप रहता है, बिकॉज ऑल मेंबर कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। यही इसका ऑप्शन ठीक रहेगा, ठीक है। 20 तक क्लियर है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्राई HCl जो है, HCl गैस डज नॉट रिएक्ट विद सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन एक्वस HCl जो है वो रिएक्ट करती है विगरसली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोल्यूशन के साथ। बिकॉज उसका रीजन क्या है बेटा, यहाँ देखिए, HCl गैस इज नॉट एसिडिक अंटिल डिसॉल्व इन वाटर, ये नहीं होगा। आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू अकर, क्योंकि दोनों की रिएक्शन के लिए मुझे आयंस चाहिए होते हैं बेटा, इसीलिए ये वाला ऑप्शन ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ओनली रिएक्टेड हाई टेम्परेचर, बिल्कुल नहीं। HCl गैस इवेपोरेट बिफोर इट कैन रिएक्ट, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एल्यूमिनियम जो है क्रोजन रेजिस्टेंट है, इसका रीजन क्या है बेटा वो बताना है। इट इज हाईली अनरिएक्टिव मेटल, ये तो गलत है। इट फॉर्म्स ए थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, तो ये अपने ऊपर क्या करता है बेटा, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से फर्दर क्रोजन नहीं होती है, तो ये ऑप्शन का ठीक है, ठीक है। आगे देखने की जरूरत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीएच स्केल इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है पीएच को लेके सही है बेटा। ए सोल्यूशन विद pH 1 इज स्ट्रांगली बेस, ये तो बिल्कुल गलत है बेटा, वो तो एसिडिक होती है। 7 अगर pH वैल्यू है तो वो न्यूट्रल होता है, ये ठीक है। ए सोल्यूशन जिसका pH 10 है वो एसिडिक होगी, ये गलत है बेटा, वो बेसिक होगा। और सोल्यूशन जिसका pH कितना 14 न्यूट्रल, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं बेटा असर्शन रीजन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोला गया बेटा, मैग्नीशियम रिबन जो है शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, बिल्कुल बेटा, साफ करना चाहिए उसे जलाने से पहले। दूसरा क्या बोलता है, ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम प्रिवेंटेड फ्रॉम बर्निंग, तो बेटा मैग्नीशियम जो है उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, जिसकी वजह से वो जलता नहीं है, इसलिए उसको पहले साफ किया जाता है। तो दोनों ठीक है और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है ना। तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। क्लियर है बेटा क्वेश्चन नंबर 24 तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, जब कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम शोइंग द सेटअप फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, सबसे पहले तो डायग्राम बतानी है मुझे, और दूसरा बेटा एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड इन द प्रोसेस। इसमें इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड का रोल क्या रहेगा वो मुझे पूछा गया, ठीक है। डायग्राम तो मैं आपको बताऊंगा नहीं बना के, आपको आती होगी बेटा, 2 इलेक्ट्रोड लगाने हैं, दोनों को कनेक्ट करना है बैटरी से, सिंपल है। अब इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड का रोल क्या रहता है वो देखते हैं। देखो बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की मदद से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, क्योंकि इसमें आयंस बनेंगे और फिर वो मूव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रोड है वो क्या देंगे, प्रोवाइड सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये जो इलेक्ट्रोड है बेटा, ये हमें जगह देंगे, यहाँ पे आपकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी। इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा बेटा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी को लो करेगा, आयंस जनरेट करेगा जिनकी मूवमेंट से करंट फ्लो होगा, और ये क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए
जगह देते हैं जहां फिर इन जगह पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रहता है। क्लियर है? डिफाइन द फॉलोइंग एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। सबसे उनको डिफाइन करिए और एक एक एग्जांपल दीजिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ठीक है, तो बेटा एक एक करके इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए बच्चों एक एक करके एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 26 सबसे पहले आ गया बेटा हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या रहता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप भी बेटा साथ साथ में नोट करते रहना। एग्जाम में बेटा इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या होता है इसमें बेटा, टू और मोर सबस्टेंस, दो सबस्टेंस या फिर दो से ज्यादा, टू और मोर सबस्टेंस आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइंस साथ में जुड़ेंगे बेटा टू फॉर्म न्यू सबस्टेंस। तो उससे क्या बनेगा, नया सबस्टेंस बनेगा। ठीक है, अब इसकी बेटा मुझे रिएक्शन भी बतानी थी, तो सबसे सिंपल रिएक्शन लिख के चलते हैं बेटा। सबसे सिंपल रिएक्शन क्या है बेटा, पानी की ले लीजिए, हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन जाता है H2O। ठीक है, ऑक्सीजन देखो बेटा यहाँ पे दो बार है, यहाँ पे एक ही बार है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, साथ में बैलेंस भी हो गया। नेक्स्ट पूछा गया था बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या रहता है बेटा, अगर आपको शॉर्टकट बताऊं तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या रहता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड मतलब उसके घर से वो बाहर निकाल देता है। इसकी अगर आपको रिएक्शन बताएं बेटा, तो सबसे फेमस रिएक्शन है जिंक और कॉपर सल्फेट की। ठीक है, जिंक बेटा ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसको रिप्लेस कर देगा इसके कंपाउंड से, तो क्या बनेगा बेटा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में अगर आपको बताएं तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का निकल जाना, इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दो बार था बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैग्नीशियम तो हो गया, तो साथ में इसकी बैलेंसिंग भी होगी। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछा गया था बेटा, वो क्या पूछा गया था, डिफाइन द टर्म फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करिए, फिर आइडेंटिफाई करिए इन कंपाउंड्स को। ठीक है, तो अब इसको बेटा साथ साथ में एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 27, और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछा गया था, बड़ा आसान सा काम था बेटा। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम, सिंगल एटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स। ये क्या करते हैं बेटा, किसी भी कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं इसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, दैट गिव्स अ कंपाउंड, दैट गिव्स अ कंपाउंड इट्स characteristics, its characteristics properties। ठीक है, तो एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी कंपाउंड को उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देते हैं, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं वही उस कंपाउंड की
हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा दो मुझे पार्ट पूछे गए थे, इनको आइडेंटिफाई करिए। तो पार्ट वन में देखो तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा बेटा, OH। OH का मतलब एल्कोहल होता है। ठीक है, और दूसरा था मेरे पास COH, तो इसको बोलते हैं बेटा कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बेटा, 3 मार्क्स में आपको पूछा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, और में पूछा गया ब्लीचिंग पाउडर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर गिव ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ड्यू टू द रिलीज ऑफ क्लोरीन। अगर ब्लीचिंग पाउडर को हवा में छोड़ो तो आपको एक स्मेल सी मिलेगी, वहां पे आएगी। किस वजह से बेटा, क्योंकि इसमें से क्लोरीन बाहर निकलती है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। फिर बोला गया बेटा केमिकल इक्वेशन लिखिए, उसकी एक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के इसकी रिएक्शन कैसे वो लिखिए। और दो यूजेस लिखने मुझे ब्लीचिंग पाउडर के। ठीक है, इसे बेटा एक एक करके एक्सप्लेन। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले पूछा गया था केमिकल फॉर्मूला लिखना है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, तो पार्ट ए में ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया बेटा, केमिकल इक्वेशन लिखिए रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखो बेटा, ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस किसके रिएक्शन करनी थी बेटा, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है बेटा। ये देखो कैल्शियम, कैल्शियम आ गया और यहाँ से एक ऑक्सीजन इसका मिल जाएगी, तो क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस क्लोरीन जो है वो अलग हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। आगे बेटा इसके दो यूजेस पूछे गए थे बेटा। तो सबसे फेमस जो इसका यूज है बेटा वो है ड्रिंकिंग वाटर में इस्तेमाल किया जाता है उसको साफ करने के लिए। तो सबसे पहला क्या है, डिसइंफेक्टिंग, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर एक। ठीक है, और दूसरा क्या था बेटा, यूज्ड इन ब्लीचिंग कॉटन। कॉटन और लाइकन जो होता है, सॉरी लाइनन होता है, उसकी ब्लीच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड इन ब्लीचिंग। ठीक है, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लाइनन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। क्या लिखा उसमें, फार्मर्स ऑफन find that the pH of soil in certain field is too low for proper crop growth। कि फार्मर क्या बेटा अक्सर देखते हैं कि उनकी सॉइल की जो पीएच है ना वो कम है, जिससे क्रॉप की ग्रोथ नहीं होगी। टू इम्प्रूव, अब इसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सॉइल को ट्रीट किया जाता है, एप्रोप्रिएट केमिकल्स उसमें केमिकल डाले जाते हैं। सॉइल पीएच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी, दोनों में उसका इंपॉर्टेंट रोल है। वाई इज पीएच ऑफ सॉइल इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप ग्रोथ, तो इसका आंसर बेटा यहीं पे दे दिया मुझे, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी। पार्ट वन का आंसर आपको यहीं से निकल जाएगा। क्या होगा अगर ज्यादा केमिकल इस्तेमाल किया जाएगा। और थर्ड पूछा गया बेटा, दो मेथड बताइए जो फार्मर इस्तेमाल करेगा पीएच को मेजर करने के लिए। फिर इसके और में पूछा गया कौन सा केमिकल आप सजेस्ट करोगे एसिडिक सॉइल के लिए, और फिर उसके लिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो भी मुझे लिखनी है। ठीक है, तो अब इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन हमने रीड कर लिया बेटा। पार्ट वन में बोला गया पीएच जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये तो आपका बेटा यहीं पे लिखा होता है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के लिए और माइक्रोबल एक्टिविटी के लिए। तो यहीं पे लिखे बेटा क्योंकि ये अफेक्ट करेगा, अफेक्ट्स जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं उनको अफेक्ट करेगा, अवेलेबिलिटी। ठीक है, और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को, माइक्रोबल एक्टिविटी। अब चलते हैं पार्ट बी पे। क्या होगा अगर ज्यादा केमिकल इस्तेमाल किया जाएगा, उससे क्या होगा बेटा, आपकी सॉइल जो है इससे क्या होगा, मेक सॉइल टू एसिडिक, जहां तो बड़े ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, या फिर बेटा एल्कलाइन हो जाएगी, और जिससे क्या होगा प्लांट्स को नुकसान होता है, हार्मिंग प्लांट्स। ठीक है, अब चलते हैं बेटा पार्ट सी पे। दो मेथड बोले गए थे बेटा पीएच को मेजर करने के लिए।
तो उसके लिए क्या बेटा, यहाँ तो यूज करिए पीएच पेपर होता है, ठीक है। और दूसरा बेटा या फिर क्या करिए, डिजिटल पीएच मीटर भी आता है, उसको इस्तेमाल करिए, डिजिटल पीएच मीटर, ठीक है। इसके आर पार में पूछा गया था बेटा, कौन सा केमिकल सजेस्ट करोगे अगर आपकी सॉइल जो है वो एसिडिक है, फिर रिएक्शन भी लिखिए, ठीक है। तो जो केमिकल हम बेटा इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्यूकलाइन, क्यूकलाइन जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर हो गया बेटा स्लेग्ड लाइम, या फिर स्लेग्ड लाइम हो गया जिसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सी, ठीक है, CaOH2, ये ऐसे आएगा। रिएक्शन क्या रहेगी बेटा वो देखिए, इसकी रिएक्शन क्या होती है, ये आ गया बेटा आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, इसमें जब ऐड करेंगे वाटर तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी OH2, OH2 ही आएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आपका स्लेग लाइम होता है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे सल्फर पाउडर जो है उसको हवा में जलाया जा रहा है, और ये ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, जो रेड कलर में चेंज हो गया। सबसे पहले पूछा गया बेटा कौन सी गैस इस रिएक्शन में बनी, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए अगर सल्फर को आप जलाते हो, फिर नेचर ऑफ गैस फॉर्म्ड, जो गैस बनी वो एसिडिक थी, बेसिक या न्यूट्रल थी वो लिखिए, और ये जो रिएक्शन है इसको क्यों बोला जाता है टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल की टिपिकल प्रॉपर्टी है। फिर और में पूछा गया कुछ, उसको बाद में देखते हैं। देखो बेटा सल्फर को जब हवा में जलाएंगे वो सीधा सीधा बेटा क्या बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ये भी बिल्कुल मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, पार्ट ए। तो कौन सी गैस बनेगी बेटा, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। बी पार्ट में क्या बोला गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, ये भी बेटा आसान थी, सल्फर S प्लस ऑक्सीजन तो बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, तो हो गए। सी पार्ट में क्या था, नेचर ऑफ गैस फॉर्म्ड, आप यहाँ पे देखो बेटा साफ दिया था कि ब्लू लिटमस पेपर है बेटा वो रेड में चेंज हो गया, तो अगर बेटा ब्लू रेड में चेंज हो जाए तो वो फिर एसिडिक होता है, अगर रेड ब्लू में हो जाए तो वो बेसिक होता है नेचर। डी पार्ट देखिए बेटा, क्यों ये जो रिएक्शन है वो टिपिकल प्रॉपर्टी बताती है नॉन मेटल की, क्योंकि बेटा नॉन मेटल की खास बात है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नॉन मेटल्स फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स ऑन बर्निंग इन ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। अब चलते हैं और पार्ट, अब चलते हैं बच्चों आर वाले पार्ट में। क्या पूछा गया, मेटल और नॉन मेटल जो है इनकी अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला गया, तीन फिजिकल प्रॉपर्टी लिखिए मेटल नॉन मेटल की, फिर एक एक एग्जांपल दीजिए, एक ऐसा मेटल जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, एक ऐसा नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और एक मेटल जो नाइफ से भी कट हो सकता है, ठीक है। तो पहले इनकी तीन तीन प्रॉपर्टीज मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ देखो बेटा ये आ गया और पार्ट, अब यहाँ पे ए पार्ट में क्या है, तीन तीन प्रॉपर्टी लिखनी है। तो मेटल्स की तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी होंगी बेटा, ये तो बड़ा आसान से काम था बेटा, एक तो डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, शीट्स बन जाएंगी, और फिर सोनोरस लिख लीजिए, ठीक है। लस्टर्स भी होते हैं वो भी लिख सकते हैं, कोई भी तीन फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन मेटल्स अगर इनकी बात करें, ये बेटा एक तो आपके ब्रिटल होते हैं, टूट जाएंगे जैसे आपका चौक होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन लस्टर्स, शाइनिंग भी नहीं होंगे, नॉन सोनोरस भी लिख लीजिए, साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो तीन तीन लिखने, कोई भी तीन आप लिख सकते हो। उसके बाद बोला गया एक नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो एक ऐसा नॉन मेटल बताइए जो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है बेटा, क्या पूछा गया, नॉन मेटल दैट इज, अच्छा सॉरी सॉरी, अभी बी पार्ट का पहला पार्ट मैंने पढ़ा ही नहीं, ए मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एक ऐसा मेटल
जो लिक्विड है बेटा रूम टेम्परेचर पे, तो वो मर्क्यूरी है, सबको पता है बेटा ये। फिर इसका ये आ गया आपका बी का फर्स्ट पार्ट। फिर आएगा सेकंड पार्ट, एक ऐसा नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, हमें पता है बेटा ग्रेफाइट, ठीक है। और तीसरा बेटा एक मेटल जो नाइफ के साथ कट हो सकता है, तो उसका नाम है सोडियम, ठीक है जी। और इसी के साथ बेटा आपकी ये सेक्शन बी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब चलते हैं बेटा सेक्शन सी में, जो फिजिक्स पर बेस्ड। तो चलते हैं बच्चों सेक्शन सी पे, जो फिजिक्स पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है बेटा, इफ अ वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड बाय लेंस। एक लेंस है बेटा, वो कैसी इमेज में आता है, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इट इज ए कनकेव लेंस एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। फिर बोला गया इट इज ए कन्वेक्स लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज कन्वेक्स लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। फिर आगे बेटा इट इज ए कनकेव लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर बेटा आपको याद हो, लेंस दो लेंस है बेटा, कनकेव और कन्वेक्स। जो कन्वेक्स लेंस होता है उसके 6 केस होते हैं बेटा, ठीक है। और उसमें जो लास्ट वाला केस है उसमें वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट होती है और इनलार्ज होती है। कनकेव में भी बेटा आपकी इमेज बनती है वर्चुअल इरेक्ट, लेकिन वो डिमिनिश्ड होती है, छोटी होती है। तो इनलार्ज किस में बनती है, कन्वेक्स में। तो इसका मतलब कन्वेक्स लेंस होगा। कनकेव वाले दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। ऊपर से बेटा अगर आपको पोजीशन याद हो ऑब्जेक्ट की, तो वो पोल और फोकस के बीच में या फिर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म इट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर। जो व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म में से पास करो तो 7 कलर में टूट जाती है। विच कलर विल डिविएट द मोस्ट। कौन सा कलर सबसे ज्यादा डिविएट होता है। तो बिब ग्योर के अकॉर्डिंगली बेटा सबसे पहले क्या था, वायलेट। वो सबसे नीचे जो होता है वो वायलेट होता है, तो इसी की सबसे ज्यादा डिविएशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, असर्शन रीजन है। आप चलते हैं असर्शन रीजन पे। तो असर्शन में देखो बच्चों क्या लिखा है, इन मायोपिया इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और रीजन है बेटा फार पॉइंट ऑफ मायोपिया आई इज लेस देन इन्फिनिटी। आपको याद हो बेटा मायोपिया, तो मायोपिया जिसको शॉर्ट साइनस भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखते हैं लेकिन दूर का देखने में दिक्कत होती है। रीजन क्या होता है कि उसका जो फार पॉइंट होता है बेटा इन्फिनिटी से पहले आ जाता है, मतलब इन्फिनिटी से कम हो जाता है, ठीक है। और जो इमेज होती है इस केस में वो कहाँ बनती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना ही बनती है। तो दोनों बेटा इसके ये ठीक है और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास 4 रेजिस्टर है, ए बी सी और डी। रेजिस्टेंस इनका दे रखा है। फाइंड आउट द लोएस्ट रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी obtained बाय कंबाइनिंग दीस 4 रेजिस्टर। अगर मैं इन चारों को कंबाइन करूं तो लोएस्ट रेजिस्टेंस क्या होगा वो मुझे पूछा गया। अब यहाँ देखो बेटा रेजिस्टर को जोड़ने के 2 ही तरीके हैं, पैरेलल या फिर सीरीज में। अगर आप सीरीज में जोड़ते हो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल में क्या होता है रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो मतलब अगर मुझे मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो इनको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आर में बोला गया यू आर गिवन 2 फ्यूज वायर्स ए एंड बी विद करंट रेटिंग 2 एम्पीयर एंड 5 एम्पीयर। 2 फ्यूज वायर दे दी बेटा, करंट रेटिंग दे दी, इतना करंट उनमें से पास होता है। जस्टिफाई द विद रीजन व्हिच ऑफ द टू वुड यू सी विद ए 1000 वाट 220 वोल्ट हीटर। तो इन दोनों में से कौन सा चलेगा इसके साथ, ठीक है। तो दोनों न्यूमेरिकल बेटा एक एक करके आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। देखो बच्चों जो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 33, उसमें 4 रेजिस्टेंस ये थे। लोअर रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना, मतलब इनको मैं पैरेलल में अगर लगाऊंगा तो ही लोअर रेजिस्टेंस होगा, सीरीज में बढ़ जाता है। तो इनको पैरेलल में लगाना बेटा, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा क्या बनेगा, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9, फिर आगे बेटा प्लस 1/12। अब लेते हैं इनका एलसीएम, सारे 3 के मल्टीपल है बेटा, है ना। तो 24 12 तो ये कटेगा नहीं, इन सबसे 3 से कटेगा 6 से 9 से नहीं कटेगा, फिर 24 आया बेटा, 3 से कटेगा 6 से 9 नहीं, फिर आ गया आपका 36 तभी से कट जाएगा तो 36 एलसीएम आ गया। ये आ गया बेटा 12, 6 6 से होता है प्लस 9 4 जा 36 और 12 इंटू 3 से होता है ना। तो ये बन गया बेटा 4 3 7 6 13 13 और 12 बन गए 25। तो 25 डिवाइडेड बाय 36 ही आया 1/RT, रेसिप्रोकल है। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आएगा बेटा 36 डिवाइडेड बाय 25। तो 25 से डिवाइड करूंगा तो 1.4 अप्रोक्सीमेटली इतना ही
बनेगा, ठीक है। तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस बनेगा वो इतना ही बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में जो गिवन था मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पावर दे रखा था, वोल्टेज दे रखा था, सबसे पहले लिखेंगे करंट कितना चलेगा। तो बेटा करंट का फॉर्मूला कहता है P अपॉन V। तो पावर आ गया बेटा 1000, वोल्टेज आ गया 220। ये सीधा एक कैंसिल कर देंगे बेटा, 11 से कटेगा, ये आ गया मेरे पास 50 आ गया, तो बन गया 50/11, ठीक है। 11 5 से 55 होता है, तो मतलब 11 4 से 44 बन गया 60। तो 11 5 से 55, तो मतलब 4.5 अप्रोक्सीमेटली इतना एम्पियर का करंट इसमें से चलेगा, 4.5 एम्पियर, ठीक है। उसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि मेरे पास दो फ्यूज है, एक 2 एम्पियर का है और एक है बेटा 5 एम्पियर का, ठीक है। और मेरे पास उसके अलावा एक हीटर, शायद रूम हीटर मुझे दे रखा था, एक मिनट, हाँ रूम हीटर दिया था बेटा, जिसमें क्या था 1000 वाट का था और 220 वोल्ट पे ऑपरेट करता था, ठीक है। तो उसमें से जो करंट है वो कितना निकलेगा, 4.5 एम्पियर का। उसने पूछा इन दोनों में से कौन सा फ्यूज जो है उसको हैंडल कर पाएगा। अब यहाँ देखो करंट बेटा कितना निकलेगा, 4.5 एम्पियर का, तो ये इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, ये ब्लो अप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी रेटिंग क्या है 2 एम्पियर की, और ये 4.5 है, ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो हीट करेगा, मेल्ट होगा, डैमेज कर जाएगा। ये वाला है 5 एम्पियर का बेटा, इसकी वैल्यू से ज्यादा है तो इस पे ये ऑपरेट कर जाएगा। ये पूछा गया था फ्यूज ए फ्यूज बी में से कौन इसको हैंडल कर पाएगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 34, इसमें एक न्यूमेरिकल पूछा गया, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था बेटा, ध्यान से समझिएगा। ए डाइवर्जिंग लेंस, देखो बेटा डाइवर्जिंग लेंस है तो सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए बेटा डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है बेटा। एक कनकेव लेंस है, एक कन्वेक्स है। तो कनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। फोकल लेंथ मुझे इसकी दे रखी है, अगर ये डाइवर्जिंग है बेटा तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी, लेफ्ट साइड बनता है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। अब ये कन्वर्जिंग लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बैठा हुआ है और कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट फॉल ऑन द डाइवर्जिंग लेंस। फिर क्या हुआ बेटा, डाइवर्जिंग लेंस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया। फाइंड वेयर द फाइनल इमेज विल फॉर्म। तो फाइनल इमेज कहां बनेगी वो मुझे पूछा गया था, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है वो आप समझिएगा। तो यहाँ पे डेटा मुझे दे रखा था, पहले बेटा हम उसको लिख लेते हैं। अब ये डाइवर्जिंग, ये था क्वेश्चन नंबर 34। अब यहाँ था बेटा डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। इसकी जो फोकल लेंथ है, ठीक है, उसको हम F1 बोल देते हैं। वो कितनी है बेटा 30, और मैंने पहले बताया आपको ये -30 आएगी बेटा, क्योंकि डाइवर्जिंग है तो लेफ्ट साइड में बनेगा फोकस। दूसरा लेंस है बेटा कन्वर्जिंग, ठीक है, दूसरा है कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। इसकी जो फोकल लेंथ है उसको F2 नाम दे लेते हैं बेटा। कितनी है 20, कन्वर्जिंग की राइट साइड बनती है तो प्लस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। एफ फॉर फोकस, सिर्फ दोनों फोकस है बेटा, इसलिए F1 और F2 मैंने नाम दे लिया। F1 मतलब ये डाइवर्जिंग की है, F2 मतलब ये कन्वर्जिंग की है। अब क्वेश्चन बोला गया बेटा फोकल लेंथ तो 30 है और इसे कितने डिस्टेंस पे रखा गया, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। एक बीम ऑफ लाइट जो था वो पैरेलल आया डाइवर्जिंग लेंस पे। अब देखो बेटा पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, मुझे ये पता है बेटा कि जो कनकेव लेंस के दो ही केस होते हैं, है ना। और इसमें देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया तो ऑब्वियसली फोकस में से पास करेगा, तो इमेज जो है मेरी वो कहाँ बनेगी, फोकस में बनेगी। तो फोकस में बनेगा मतलब 30 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस था वहीं पे बनने वाली है, ठीक है। तो इसके मुताबिक बेटा पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर आया तो फिर रे ऑफ लाइट कहाँ पे बनेगी, इमेज कहाँ बनती है मेरी, फोकस पे। और फोकस कितना है -30। तो यहाँ देखो बेटा मेरा F1 और जो V1 है वो दोनों सेम है बेटा, कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो मतलब मेरी इमेज बन गई है इतने डिस्टेंस पे। अब जो मेरा लेंस है बेटा डाइवर्जिंग वो 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी दूर है कन्वर्जिंग लेंस से, 20 सेंटीमीटर दूर था। इमेज क्या बनी 30 सेंटीमीटर और आगे, तो टोटल जो बेटा मेरा ऑब्जेक्ट है, सॉरी इसके लिए जो इमेज है वो कन्वर्जिंग के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो कन्वर्जिंग से जो मेरा ऑब्जेक्ट है बेटा कितनी दूरी पे हो गया, 30 और 20 मिलके 50 की दूरी पे हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे सारी स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि जो इमेज है, जो आपकी इमेज है फ्रॉम डाइवर्जिंग लेंस जो इमेज है बेटा वो क्या करेगी, कहां पे बन रही है, इज फॉर्म्ड एट ए
डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर दूर बनेगी फॉर कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, मैं डायग्राम से थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये आ गया आपके पास कनकेव, ये आ गया कन्वेक्स, यहाँ पे इमेज बन रही है मेरी, ठीक है। ये है डिस्टेंस मेरे पास 30 सेंटीमीटर और ये इससे कितनी दूर बैठा है 20 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो इमेज बन रही है, इसकी तो इमेज है, लेकिन ये इसके लिए क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है इससे, वो कितनी है मेरे पास, टोटल 50 सेंटीमीटर की है। तो उसको बेटा हम U2 लिख लेते हैं। कितना बन गया U2 -50 सेंटीमीटर। U2 मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ बेटा, कन्वेक्स के लिए, कनकेव के लिए U1 यूज कर रहा हूँ। अब मेरे पास U2 आ गया। इसके अलावा बेटा मुझे V2 दिया हुआ था, यहाँ पे देखो फोकल लेंथ, सॉरी F दिया हुआ था, F2 भी दिया हुआ था मुझे, कितना है +20 सेंटीमीटर। और मुझे V फाइंड करना था, ये बोला गया था बेटा कि फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी। तो बेटा यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला, 1/V - 1/U = 1/F होता है। अब V की वैल्यू मुझे पता नहीं, -1/U तो माइनस में +1/50 और ये बन गया 1/20। इसको भेजेंगे उठा के यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया 1/B = 1/20 - 1/50, ठीक है। अगर बेटा मैं इसका एलसीएम लूं, एलसीएम से लेके सारा सॉल्व करूं, तो कितना आएगा इसका, ये बनेगा बेटा यहाँ पे, ये बनेगा 50 और 100 आएगा एलसीएम। तो ये बन जाएगा मेरे पास 50 - 20, तो ये बन गया 30, ठीक है। ये एक यहाँ पे कट जाएगा, ये तो फिर चेक कर लेता हूँ। अच्छा सॉरी, ये 50 और 20 है, ठीक ठीक 100 तो आना था, लेकिन एलसीएम थोड़ी गड़बड़ी कर दी मैंने। ये 5 आएगा और ये -2 आ गया, तो ये बनेगा 3/100, ठीक है। तो ये बन गया 1/V = 3/100। तो V बन जाएगा बेटा 3/100/3, तो B बन गया 33.3 अप्रोक्सीमेटली। मतलब मेरी जो इमेज है बेटा वो कहाँ बनेगी, 33.3 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्वर्जिंग मिरर है, मतलब कनकेव मिरर है, प्रोड्यूस ए रियल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 3/2। ये रियल इमेज बनाता है, मैग्निफिकेशन कितनी है बेटा 3/2। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा 20 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब यू आपको फाइंड करना वेयर इट वाज प्लेस्ड एंड वेयर द इमेज वाज फॉर्म्ड, टेल द नेचर ऑफ इमेज आल्सो, ठीक है। ये भी एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। आइए बेटा अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, रियल इमेज में आता है, मैग्निफिकेशन दे रखी है बेटा एक, तो ये आगे क्वेश्चन नंबर 35, मैग्निफिकेशन दे रखी है बेटा 3/2। अब यहाँ देखिए, ये कन्वर्जिंग मिरर बेटा, इमेज में रियल बनती है, रियल के केस में मैग्निफिकेशन जो होती है वो नेगेटिव में होती है, ठीक है। फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर। अब ये कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव रहती है, तो -20 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। फोकल लेंथ दिया था और मैग्निफिकेशन मुझे दे रखा है। मुझे पता है बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -V/U। यहाँ वैल्यू डालते हैं तो -3/2 और यहाँ बन गया -B/U, ठीक है। इसको मैं उठा के यहाँ भेज देता हूँ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो V का आंसर आ गया 3/2 और साथ में आ गया U। भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मैं यहीं तक पहुंचा हूँ बेटा कि V की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ बेटा, F है, V और U का रिलेशन आ गया, तो मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, 1/U + 1/B = 1/F। अब यहाँ देखो बेटा, U तो वैसे ही रहेगा, V के बदले में क्या आएगा 3/2U और यहाँ पे 1/F आ गया, तो ये 1/U, U पर चला गया बेटा, 2/3U = 1/F हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, F मुझे दे रखा है कितना है -20, तो पहले इसको ही मैं सॉल्व कर लेता हूँ बेटा। तो ये आ गया यहाँ पे 3U और U का एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा 3U ही आएगा बेटा, तो ये बन गया 3 + 2 बन गया और यहाँ पे आ गया -1/20, ठीक है। ये बन गया 5/3U और यहाँ पे आ गया -1/20, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 × 5 100 हो जाएगा। ये -3U आ गया, तो U बन गया मेरे पास बेटा 100/3 नेगेटिव का, तो U आ गया मेरे पास -33.3 सेंटीमीटर। तो U नेगेटिव आया, तो वैसे मेरा ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा
लेफ्ट साइड ही बनता है, ठीक है। तो यू नेगेटिव है मतलब ऑब्जेक्ट जो है आपका फ्रंट ऑफ मिरर पे है, लेफ्ट साइड पे है, या फिर ऐसा समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं बेटा। v के लिए मुझे पूछा गया था, u मेरे पास आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो v क्या आ गया 3/2 मल्टीप्लाई -33.3, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको बेटा सॉल्व करूं तो ये ऐसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू में अगर यहाँ पे रखूं तो 100/3 थी, तो ऐसे लेके चलूं तो मुझे लगता है थोड़ा मेरे लिए आसान रहेगा। -100/3 थी, ये 3 कट गया, हाँ ऐसे ज्यादा बेटर रहेगा। तो v कितना बन गया -50 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरा जो इमेज है वो भी लेफ्ट साइड पे बन रही है, क्योंकि नेगेटिव साइन है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। और मेरी जो इमेज थी बेटा वो कैसी थी, रियल थी, ठीक है। ये भी हो गया बेटा क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ड्रा करिए पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बस आंसर क्वेश्चन था बेटा, कैसी बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी स्टेट कंडक्टर केस में, वो पूछा गया था मुझे, ठीक है। एक काम ये करना था, और दूसरा बेटा डायरेक्शन बतानी थी करंट की, और फिर मैग्नेटिक फील्ड मतलब राइट हैंड थंब रूल जो होता है वो उसमें लगता है, वो भी मुझे यहाँ पे बताना था। तो आपको बेटा याद होगा कि आपका जो स्टेट कंडक्टर होता है उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है बेटा वो सर्कल्स बनते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलेंगे, सर्कल भी नहीं बोलेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। दोनों सबका सेंटर क्या रहता है बेटा, सेम रहता है ना। तो यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे पास 36, ठीक है। तो यहाँ देखो 36 में बेटा जो मेरे पास स्ट्रेट कंडक्टर होता है, ठीक है, उसमें ऐसे सर्कल्स बनेंगे ए ऐसे, तो क्या बनेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ, अगर करंट में ऐसे करूंगा बेटा क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर जो ऊपर जाएगी बेटा डायरेक्शन करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में बनेगी। अगर बेटा करंट को मैं नीचे की तरफ करूंगा तो फिर ये क्या बनेगा एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, ठीक है। बस इतना ही काम इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट बेटा एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम का, ठीक है। इस बैंड टू फॉर्म ए क्लोज स्क्वायर, तो उसका क्या बना दिया हमने, स्क्वायर बना दिया, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो डायगोनल के क्रॉस क्या रेजिस्टेंस होगा वो मुझे पूछा गया था, ठीक है जी। अब यहाँ देखो बेटा वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना देखा है, क्वेश्चन नंबर 37 आ गया। वायर का रेजिस्टेंस कितना बेटा 12 ओम का, ठीक है। उसे बेंट किया और क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो डायगोनल जो है उसके क्रॉस कितना बनेगा रेजिस्टेंस, वो मुझे इसमें पूछा गया था। अब ये न्यूमेरिकल है, इसे सॉल्व कर। तो यहाँ देखो बेटा रेजिस्टेंस जो था वायर का, यहाँ लिख देते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वो था मेरे पास 12 ओम का। अब इसका मैंने स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर की 4 साइडें होती है बेटा, तो सारा रेजिस्टेंस 4 साइडों में बढ़ जाएगा। तो हर साइड का, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हो गया 3 ओम। हर साइड में कितना रेजिस्टेंस आएगा बेटा 3 ओम का, ठीक है। अब इसकी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, एक ऐसे ऐसे, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे है, ठीक है, और ये डायगोनल आ गया। तो डायगोनल का रेजिस्टेंस कितना मुझे पूछा गया। अब इस डायग्राम पे अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये दो यहाँ पे ये करंट आ रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया, मतलब ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन आपस में किसमें आ गया, पैरेलल में आ गया। ये भी 3 है, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, तो इसका रेजिस्टेंस 6 हो गया, इसका 6 हो गया, दोनों आपस में पैरेलल है। तो बेटा 1/RP, ठीक है, ये कितना बन गया 1/6 प्लस 1/6। तो एलसीएम ले लेंगे बेटा, कितना आएगा 6, एलसीएम आ गया, ऊपर कितना आ गया 2, 1/3, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना बन गया 3 ओम। तो डायगोनल का रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा 3 ओम का, ठीक है। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ spherical mirror is a special type of mirror which forms different type of images when the object is placed at different location. When the image is formed on screen it is real and when the image is not formed on screen it is virtual. बिल्कुल ठीक है बेटा। When the two reflected rays meet actually the image is real and when they appear to meet the image is virtual. ये भी ठीक है। फिर आगे क्या पूछा गया बेटा, लंबी चौड़ी कहानी है। एक कन्वेक्स मिरर है always form a
वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी ठीक है। कनकेव मिरर जो होता है फॉर्म से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑब्जेक्ट, बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल तो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनती है। कनकेव मिरर यूज्ड एज डॉक्टर हेड मिरर टू फोकस लाइट ऑन बॉडी पार्ट लाइक आईज, ईयर, नोज एक्सेट्रा। कन्वर्जिंग मिरर होता है टू बी एग्जामिन्ड बिकॉज इट कैन फॉर्म इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, क्योंकि इसकी बेटा जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है और मैग्निफाइड होती है। द कन्वेक्स मिरर is used as a rear view mirror in automobile because it can form small and erect image of the background. What is difference between real and virtual image? तो यहाँ पे बेटा लिखा हुआ था रियल इमेज क्या होती है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन्ड हो जाती है। वर्चुअल क्या होती है, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती। क्लियर है? वाई कन्वेक्स मिरर हैज ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो आपका बेटा जो पूछा गया है कि कन्वेक्स मिरर जो होता है उसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू क्यों होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा गया, why is a concave mirror used by doctor during examination of body part like eyes, ear and nose? concave mirror को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। फिर और में था why convex mirror used as a rear view mirror in automobile। तो एक एक करके बेटा एक्सप्लेन करते हैं। कन्वेक्स मिरर जो है उसका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू क्यों है, क्योंकि बेटा कन्वेक्स मिरर जो है बल्जेस आउटवर्ड, वो थोड़ा बाहर को निकला होता है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम वाइडर रेंज of angle that allows it to cover a larger area and show more of the surrounding compared to a flat or concave mirror। बेटा इसका रीजन क्या है कि वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है, क्योंकि वो थोड़ा बर्स्ट आउट, वो बाहर की तरफ थोड़ा निकला होता है, इस वजह से वाइडर फील्ड ऑफ व्यू वो देता है। अगर वो फ्लैट होता तो इतना वाइडर फील्ड ऑफ व्यू नहीं देता मुझे, ठीक है। क्लियर हो गए। कनकेव मिरर डॉक्टर क्यों इस्तेमाल करता है बेटा, इसलिए करता था कि लाइट को फोकस कर पाए वो छोटी से छोटी जगह, क्योंकि कनकेव मिरर का काम क्या है बेटा, फोकस करना लाइट को, और फिर वो क्या करेगा, मैग्नीफाइड इमेज उसकी बता सकेगा, है ना। ये हो गया इसका। फिर बोला गया कन्वेक्स मिरर जो है रियर व्यू मिरर क्यों इस्तेमाल किया गया, इसका बड़ा सिंपल सा कारण था। सबसे पहले ये कन्वेक्स मिरर जो होता है ये इरेक्ट इमेज में आता है, ठीक है, और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, और आपको ज्यादा एरिया दिखता है इसमें। एक हो गया, इससे क्या होगा, आप बड़ा सारा एरिया जो पीछे आपकी बड़ी सारी व्हीकल्स है उनको आराम से देख सकते हो और अपनी ड्राइविंग जो है वो सेफली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 39। इन द गिवन सर्किट, यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है, ए बी सी डी आर 4 लैंप्स कनेक्टेड विद ए बैटरी ऑफ 60 वोल्ट। एनालाइज द सर्किट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है बेटा व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस आर लैंप अरेंज्ड इन लैंप्स का कौन सा कॉम्बिनेशन आपस में अरेंज्ड है, किस कॉम्बिनेशन में ये लगी हुई है, ठीक है। आगे बेटा एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू योर बेवा आंसर व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लैंप। इनको ऐसा लगाने का फायदा क्या है वो भी पूछा गया बेटा। आगे बेटा एक्सप्लेन विद प्रॉपर कैलकुलेशन व्हिच लैंप ग्लोज द ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा कौन चमकेगी वो पूछा गया। फिर उसके आगे और भी क्वेश्चन था बेटा, फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस, को बाद में देखते हैं, ठीक है, पहले इनको एक्सप्लेन कर। अब यहाँ देखिए बेटा पहले पार्ट के एक्सप्लेनेशन किस तरह का कॉम्बिनेशन में लैंप अरेंज्ड है, तो यहाँ से आपको दिख रही है पैरेलल में अरेंज्ड है। नेक्स्ट बोला गया बेटा इसका क्या फायदा रहता है अगर पैरेलल में आप अरेंज करते हो, सबसे पहले बेटा सबको बराबर वोल्टेज मिलेगी, पहली बात, ठीक है। और दूसरा अगर कोई खराब हो जाएगा उससे दूसरे को फर्क नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, सबसे बड़ा फायदा रहता है आपका पैरेलल में लगाने का। नेक्स्ट बोला गया प्रॉपर कैलकुलेशन से बताइए कौन सी लैंप जो है वो ब्राइटेस्ट ग्लो करेगी, सबसे ज्यादा कौन सी चमकेगी, जो जितनी ज्यादा पावर डिसिपेट करेगी, ठीक है, वो उतनी ज्यादा चमकेगी। तो पावर का फॉर्मूला होता है बेटा V इंटू आई, ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा पावर डिसिपेट करेगी, खींचेगी, वही ज्यादा चमकेगी। तो यहाँ देखो बेटा वोल्टेज तो सबको सेम जा रही है क्योंकि ये पैरेलल में है। अब मुझे करंट देखना है, तो करंट सबसे ज्यादा किसमें है, सी में, है ना। 5 इंटू 60 कितना बन गया 300, तो सबसे ज्यादा पावर ये डिसिपेट करी है, तो इसका सी वाली लैंप जो है सबसे ज्यादा चमकेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया बेटा फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस, की टोटल रेजिस्टेंस का कितना होगा। तो आपने देखा बेटा ये सर्किट जो है वो पैरेलल में लगा, तो टोटल कैसे निकलेगा, रेसिप्रोकल से ऐड करके, ठीक है। तो सभी के रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, V अपॉन आई। तो वोल्टेज तो 60 थी बेटा, ए का रेजिस्टेंस था वो 3 था, ठीक है, तो ये बनेगा 20, फिर 60 बाय इसका B था बेटा, तो ये बन जाएगा 15, फिर आ गया 60 बाय 5 आ गया, तो ये आ गया बेटा 12 ओम का, और फिर आ गया 60, और ये फिर से 3 का था, तो ये आ गया 20 ओम का। तो इनका जो फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है वो क्या आएगा, 1/20, 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20। तो 1 अपॉन पैरेलल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, यहाँ देखो बेटा इसका एलसीएम लेंगे,
तो एलसीएम देखो यहाँ पे 20 है, 20 तो आएगा नहीं, 40 भी नहीं आएगा, 60 भी 60 आ जाएगा। तो इसका टोटल एलसीएम क्या आ गया 60। ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 से जाएगा, 3 से जाएगा, 8 4 12 3 15, 15 5 60, ये कैंसिल, तो 1/4। तो पैरेलल रेजिस्टेंस जो है बेटा वो कितना बन गया 4 ओम का। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो था इसका टोटल लिख लीजिए वो 4 ओम हो गया। अब चलते हैं बेटा आर वाले पार्ट में। उसमें देखिए क्या बोला गया, PQ जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है इन द प्लेन एज शोन द फिगर। अब इसमें करंट जो है बेटा वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट आर पे कैसा होगा और एस पे कैसा होगा। तो ये स्टेट कंडक्टर है बेटा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलती है, राइट हैंड थंब रूल। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको फिंगर इस तरह से रोल करनी है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अगर मैं आर की बात करूं तो इस पोजीशन में मेरी फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही है, तो इनसाइड द प्लेन। एस की बात करूंगा तो इसमें बाहर की तरफ आ रही है, तो आउटसाइड द प्लेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा R1 बड़ा है अगर R2 से, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है बेटा सीधा सीधा रेडियस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, अगर R1 बड़ा है, जितना ज्यादा रेडियस बड़ा होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इतनी कम होती जाएगी, है ना। तो मतलब सर्कल जितना छोटा है मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग रहेगी। अब R1 बड़ा है तो ये सर्कल बड़ा है, छोटा है, तो इस पॉइंट पे एस पे ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड आपकी रहेगी। नेक्स्ट है बेटा, इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द वायर इज रिवर्स्ड। अगर मैं पोलैरिटी बदल दूं तो हाउ विल द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंज। मतलब करंट अगर ऊपर से नीचे आएगा तो फिर क्या होगा, पहले आर पे बेटा अंदर जा रहा था, ठीक है, अब आर पे बाहर आएगा। ठीक है, और एस पे इनसाइड द प्लेन हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पोलैरिटी बदलने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इन पॉइंट्स पे चेंज हो जाएगा। रूल एक्सप्लेन करिए जो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड स्टेट कैरिंग कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो बेटा इसके लिए कौन सा लगता है, राइट हैंड थंब रूल, ये तो सबको पता ही है। इसके साथ बेटा आपका ये वाला जो सैंपल पेपर था यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।